नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अजीत सर और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 2 के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने पढ़े थे 21 इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस और आज मैं लेकर आया हूं अगला लेवल यानी 4 मार्क्स वाले सवाल जो आपके WB बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 4 एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन को मैंने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चुना है और सभी आंसर्स को समझाया है एकदम आसान और याद रहने वाली भाषा में, ताकि आप एक बार सुनो और याद रह जाए हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 के सबसे जरूरी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। गोरा निषेध पथ्य के द्वारा डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया? यह पथ्य दरअसल राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की अपनी कोई संतान यानी उत्तराधिकारी नहीं होती थी तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाता था। इस नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने कई स्वतंत्र रियासतों को जबरन अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे भारतीय शासकों में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। जिन प्रमुख राज्यों को इस नीति के तहत हड़पा गया उनमें सतारा 1848, नागपुर 1853 और झांसी 1853 शामिल थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसी नीति के कारण अंग्रेजों से संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के राजनैतिक कारण क्या थे? 1857 के विद्रोह के पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आक्रामक नीतियों ने भारतीय राजाओं और शासकों में भारी असंतोष पैदा किया, जो निम्नलिखित थे। राज्य हड़प नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति से झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे शासकों की सत्ता छिन गई। अवध का विलय 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में हटाकर अवध को हड़प लिया गया, जिससे वहां की जनता और जमींदारों में गहरा असंतोष फैल गया। संरक्षित शासकों के अधिकार समाप्त करना। कंपनी ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को यह आदेश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को लाल किले से बाहर रहना होगा, जिससे मुगल दरबार में असंतोष फैला। सहायक संधि। इस नीति ने हैदराबाद, अवध, मैसूर और ग्वालियर जैसे राज्यों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और उन्हें ब्रिटिश सेना रखने के लिए भारी कर देना पड़ता था। भारतीयों का प्रशासन में हस्तक्षेप और उपेक्षा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को पूरी तरह कमजोर कर दिया और भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं में किए गए हस्तक्षेप ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। धार्मिक हस्तक्षेप और ईसाई धर्म के प्रचार का डर। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई थी, जिससे भारतीयों में यह धारणा बनी कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। भारतीयों को संदेह था कि अंग्रेज उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करेंगे। सामाजिक सुधारों को जबरदस्ती लागू करना। ब्रिटिश ने सती प्रथा का अंत 1829 और विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 जैसे कानून पारित किए। रूढ़िवादी भारतीय समाज ने इन्हें अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं पर हमला समझा। जाति व्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन ने भारतीय जाति व्यवस्था को कमजोर किया। उच्च जाति के हिंदू सैनिकों को समुद्र पार यानी काला पानी लड़ाई के लिए भेजा जाता था, जो उनके धर्म के विरुद्ध माना जाता था। ब्रिटिशों का भेदभावपूर्ण व्यवहार। अंग्रेज ने भारतीयों को निम्न दर्जे का माना और उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया। भारतीयों को यूरोपीय लोगों के क्लबों, होटलों और रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में जाने की अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण क्या थे? ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों ने भारतीय किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को भारी आर्थिक संकट में डाल दिया था। ब्रिटिश राजस्व नीतियां और किसानों का शोषण, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी जैसी राजस्व प्रणालियों के तहत किसानों से बहुत अधिक कर वसूला जाता था। कर न चुका पाने पर किसानों की जमीनें जब्त कर ली जाती थीं, जिससे वे कर्ज और गरीबी के जाल में फंस गए। पारंपरिक उद्योगों और दस्तकारी का विनाश। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प को पूरी तरह नष्ट कर दिया। भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाकर उन्हें महंगा कर दिया गया, जबकि ब्रिटेन में बने सस्ते माल को भारतीय बाजारों में भर दिया गया, जिससे लाखों बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए।
व्यापारिक शोषण और आर्थिक लूट। भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, जिससे भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। नील की खेती और किसानों का शोषण। किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके बदले उन्हें उचित दाम नहीं मिलते थे और इनकार करने पर यातनाएं दी जाती थीं। क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण क्या थे? धार्मिक कारणों ने विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई धर्म के प्रचार का भय। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट मिली हुई थी और सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता था। भारतीयों में ये धारणा बन गई थी कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं और उनकी धार्मिक पहचान खत्म कर देंगे। सामाजिक सुधारों को धर्म पर हमला समझना। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 और विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 जैसे सुधारों को रूढ़िवादी हिंदुओं ने अपने धर्म और परंपराओं में अंग्रेजों का हस्तक्षेप माना। सेना में धार्मिक परंपराओं की अनदेखी। भारतीय सैनिकों को समुद्र पार लड़ाई के लिए भेजा जाता था, जिसे हिंदू धर्म में काला पानी और वर्जिक माना जाता था, जिससे उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची। ग्रीस लगे कारतूसों का विवाद। तात्कालिक कारण। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों के खोल को मुंह से काटना पड़ता था और ये अफवाह फैली कि इनमें गाय यानी हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर यानी मुस्लिमों के लिए हराम की चर्बी लगी है। इस घटना ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया और विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के प्रति भेदभाव और उनकी धार्मिक आस्थाओं की अवहेलना ने असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया। वेतन और भत्तों में असमानता। भारतीय सैनिकों को उनके यूरोपीय समकक्षों की तुलना में काफी कम वेतन और भत्ते दिए जाते थे, जिससे उनमें आर्थिक भेदभाव की भावना थी। पदोन्नति में भेदभाव। भारतीय सैनिकों को सेना में उच्च पदों पर पदोन्नति नहीं दी जाती थी, उन्हें अधिकतम सूबेदार के पद तक ही सीमित रखा जाता था, जबकि उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। जातीय भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे और उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे, जिससे सैनिकों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। सैन्य सेवा शर्तों में बदलाव। सैनिकों को समुद्र पार अभियानों के लिए भेजा जाता था, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों का विवाद। चर्बी लगे कारतूसों का विवाद सैनिक असंतोष का तात्कालिक कारण बना, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उन्होंने विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 7। लखनऊ में 1857 के विद्रोह की क्या स्थिति थी? लखनऊ में विद्रोह की बागडोर बेगम हजरत महल ने संभाली, जो अवध के अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थीं। नेतृत्व। 4 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। विद्रोह का प्रसार। जून के अंत तक अवध का लगभग हर जिला विद्रोहियों के साथ था। संघर्ष। 1857 ईस्वी के मध्य में रेजिडेंसी का घेरा शुरू हुआ और यहाँ के चीफ कमिश्नर लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। सफलतापूर्वक कुचलना। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जिसके बाद बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गईं। क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह में नाना साहब की भूमिका क्या थी? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया, जिनका वास्तविक नाम धुंधु पंत था। नेतृत्व। कानपुर 5 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के हाथ से निकल गया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। सती चौरा घटना। कानपुर छावनी के कमांडर जनरल सर ह्यू व्हीलर ने सुरक्षापूर्वक इलाहाबाद पहुंचाने के आश्वासन पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्हें कानपुर में सत्ती चौरा नामक स्थान पर मार डाला गया। समर्थन। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग की थी। हार। 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, जिसके बाद तात्या टोपे को बाद में धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 9। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में किस भूमिका का निर्वाह किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में एक महान योद्धा और राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाई। विद्रोह का कारण। वह अंग्रेजों से इसलिए नाराज थीं क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। नेतृत्व और संघर्ष। उन्होंने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। पराक्रम। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया तो वे बहादुरी से लड़ती हुई वहां से निकल गईं और तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। बलिदान। वे पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रहीं और 1858 में युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुईं। उनकी बहादुरी को देखकर एक अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज ने उन्हें विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था।
क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन कीजिए। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार आरा जगदीशपुर में नेतृत्व किया और एक असाधारण रणनीतिकार साबित हुए। नेतृत्व वो जगदीशपुर के एक जमींदार थे और 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अंग्रेजी सेना को कई बार हराया। सैन्य कौशल, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला वॉरफेयर का सफल प्रयोग किया। उनकी रणनीति केवल बिहार तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने रीवा, बांदा और कालपी तक की यात्राएं की और वहां के विद्रोहियों को एकजुट किया। पराजय और विजय, उनकी सबसे उल्लेखनीय विजय तब थी जब उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई में अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इस लड़ाई में उनका एक हाथ जख्मी हो गया था जिसे उन्होंने खुद काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया। बलिदान, घाव के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी बहादुरी ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 11, किस आधार पर 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है? इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहने के कई ठोस आधार हैं जो इस प्रकार हैं। आरंभ की प्रकृति, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की सैन्य छावनी से एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी। इससे पहले भी दमदम और बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार कर विद्रोह किया था। तात्कालिक कारण, चर्बी लगे कारतूसों का विवाद, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था, विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। सैनिकों की शिकायतें, विद्रोह की मुख्य पृष्ठभूमि सैनिकों की आर्थिक दुर्दशा और उनके साथ भेदभाव से बनी थी। इसमें वेतन भत्तों में असमानता, पदोन्नति में भेदभाव, जातीय भेदभाव और काला पानी की बाध्यता जैसे सैनिक कारण शामिल थे। विद्रोह का केंद्र दिल्ली में वास्तविक सत्ता सिपाहियों के हाथ में ही रही और सैन्य तथा नागरिक प्रशासन के मामलों के लिए गठित परिषद में भी सेना के प्रतिनिधि थे। इतिहासकारों का मत, डॉक्टर आरसी मजूमदार जैसे कुछ इतिहासकारों ने इसे मुख्यतः सैनिक विप्लव बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या थी? 1857 के विद्रोह की प्रकृति अत्यंत विवादास्पद रही है और इसे विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। सैनिक विद्रोह, मिलिट्री रिवोल्ट। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों और डॉक्टर आरसी मजूमदार जैसे विद्वानों का मानना है कि यह केवल सैनिक असंतोष का परिणाम था, जिसकी शुरुआत चर्बी वाले कारतूसों से हुई थी और यह मुख्यतः सेना तक ही सीमित रहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर और कई भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उनका तर्क है कि यह ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और एक भारतीय सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से लड़ा गया था, जिसमें सैनिक, राजा और आम जनता सभी शामिल थे। जन विद्रोह, पीपल्स रिवोल्ट। शशि भूषण चौधरी जैसे विद्वानों ने इसे सामान्य जनता का विद्रोह बताया है। अवध जैसे क्षेत्रों में इसे जनसाधारण का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। सामंतवादी प्रतिक्रिया, कुछ का मानना है कि यह पुराने सामंतवादी शासकों जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब द्वारा अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। निष्कर्ष, यह विद्रोह शुरू तो सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में किसानों, जमींदारों और शासकों के शामिल होने से यह एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले लिया। इसकी प्रकृति में राष्ट्रीय और सामंतवादी दोनों तत्व मौजूद थे। प्रश्न संख्या 13, आप किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? 1857 के विद्रोह को कई आधारों पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया जा सकता है। उद्देश्य में राष्ट्रीयता। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उखाड़ फेंकना और भारत को विदेशी गुलामी से मुक्त कराना था। यह केवल सत्ता परिवर्तन का प्रयास नहीं था, बल्कि स्वराज की भावना से प्रेरित था। व्यापक जन भागीदारी। ये विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, इसमें राजा महाराजा, झांसी, कानपुर, जमींदार, कुंवर सिंह, किसान, कारीगर और आम नागरिक भी शामिल हुए। सर्वमान्य नेतृत्व और एकता। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करके उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और दीन ए इस्लाम या दीन ए हिंदू के बजाय दीन ए ईसाई के विरुद्ध संघर्ष किया। त्याग और बलिदान। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपे जैसे नेताओं ने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में संघर्ष किया और सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रेरणा का स्रोत। इस विद्रोह ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत का काम किया और स्वतंत्रता के विचार को जनमानस में स्थापित किया। प्रश्न संख्या 14, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 1857 के विद्रोह की असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। सीमित प्रसार। यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत जैसे दिल्ली, अवध, कानपुर तक सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब और बंगाल के बड़े हिस्से विद्रोह से अप्रभावित रहे।
कुशल नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के पास नाना साहेब, लक्ष्मीबाई जैसे बहादुर नेता थे, लेकिन कोई केंद्रीय नेतृत्व या समन्वय नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेजों के पास जॉन लॉरेंस, कैंपबेल और ह्यू रोज जैसे अनुभवी और कुशल सैन्य कमांडर थे। देशी शासकों का समर्थन न मिलना। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब जैसे कई देशी शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे अंग्रेजों को स्थानीय मदद और सैन्य आपूर्ति मिलती रही। अस्त्र शस्त्र की कमी। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार, संचार के साधन और संगठित सैन्य अनुशासन का अभाव था, जबकि अंग्रेज आधुनिक राइफल, भले ही चर्बी वाली हो, तोपें और तार जैसी सुविधाओं से लैस थे। सामान्य उद्देश्य का अभाव। विभिन्न वर्गों या राजा, जमींदार, किसान के विद्रोह में शामिल होने के कारण उनके उद्देश्य अलग अलग थे। कोई अपनी सत्ता चाहता था तो कोई पुराना विशेषाधिकार। ये भिन्नता विद्रोह को एक ठोस राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं दे पाई। प्रश्न संख्या 15। 1857 के विद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की धारणा क्या थी? 1857 के विद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की धारणा सामान्यतः उदासीन, इंडिफरेंट या विरोधपूर्ण, हॉस्टाइल थी। आधुनिकीकरण का समर्थक। शिक्षित बंगाली वर्ग, जो पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में था, ब्रिटिश शासन को भारत में आधुनिकीकरण और प्रगति का प्रतीक मानता था। वे सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह जैसे ब्रिटिश सुधारों के समर्थक थे, जिन्हें विद्रोही अपनी धार्मिक परंपरा पर हमला मानते थे। सामंतवादी प्रतिक्रिया। उन्होंने इस विद्रोह को सामंतवादी प्रतिक्रिया के रूप में देखा, जिसे वे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की ओर वापस ले जाने वाला मानते थे। अलगाव। इस वर्ग ने खुद को विद्रोह से पूरी तरह अलग रखा और कई स्थानों पर तो उन्होंने ब्रिटिशों को विद्रोह दबाने में भी सहायता की थी। प्रश्न संख्या 16। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र का उल्लेख कीजिए। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था। इस घोषणा पत्र को 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता को आश्वासन देने और शासन में बदलाव लाने के लिए जारी किया गया था। कंपनी शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राजशाही यानी क्राउन के अधीन आ गया। अधिसूचना नीति का अंत। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतों को यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके क्षेत्रों का विलय नहीं किया जाएगा और उन्हें दत्तक पुत्र लेने का अधिकार होगा। धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप। ये वादा किया गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के धार्मिक विश्वासों और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी। समानता का वादा। भारतीयों को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में समान अवसर देने का वादा किया गया, हालांकि व्यवहार में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। क्षमादान। विद्रोह में शामिल लोगों के लिए एक सामान्य क्षमादान की घोषणा की गई, उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सीधे तौर पर ब्रिटिश नागरिकों की हत्या की थी। प्रश्न संख्या 17। 1857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ? यह प्रश्न संख्या 14 का ही दोहराव है, अतः इसका उत्तर वही रहेगा। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित कारणों से असफल हुआ। सीमित भौगोलिक प्रसार। विद्रोह मुख्यतः उत्तर भारत तक ही सीमित था। संगठन और योजना का अभाव। विद्रोह की कोई केंद्रीय योजना या संगठित नेतृत्व नहीं था। यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ, जिससे अंग्रेजों को इसे कुचलने का पर्याप्त समय मिल गया। देशी शासकों का साथ न मिलना। अधिकांश बड़े देशी शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे अंग्रेजी सेना को धन, खाद्य सामग्री और वफादार सैनिक मिलते रहे। आधुनिक साधनों का अभाव। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार, गोला बारूद, संचार, तार व्यवस्था और परिवहन के साधन नहीं थे, जो अंग्रेजों के पास भरपूर थे। अंग्रेजी सेना का बेहतर अनुशासन और नेतृत्व। अंग्रेजी सेना के पास बेहतर अनुशासन और कैनिंग, लॉरेंस, आउट्रम जैसे अनुभवी और योग्य सेनापतियों का नेतृत्व था। प्रश्न संख्या 18। देशी रियासतों के शासकों और सामंतों ने 1857 के विद्रोह में क्यों भाग लिया? देशी रियासतों के शासकों, नवाबों और सामंतों ने मुख्य रूप से अपने राजनीतिक अधिकार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विद्रोह में भाग लिया। सत्ता का छिनना। राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कारण झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों के शासकों की गद्दी छीन ली गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसी कारण विद्रोह किया। संरक्षित राज्यों के अधिकारों का हनन। सहायक संधि की नीति के तहत हैदराबाद, अवध जैसे राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। नवाबों और राजाओं को ब्रिटिशों के हस्तक्षेप के कारण अपने विशेषाधिकार और शक्ति खोनी पड़ी थी। जमींदारी और संपत्ति की जब्ती। ब्रिटिश सरकार ने कई जमींदारों की जमीनों को जब्त कर लिया और किसानों पर भारी कर लगाए। अवध के नवाब को हटाए जाने के बाद वहां के जमींदारों की परंपरागत भूमि हड़प ली गई थी, जिससे उनमें आक्रोश था। पेंशन और उपाधियों का अंत। कई राजाओं और नवाबों की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई थी, जिससे वे अपमानित महसूस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19। 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक प्रभाव का वर्णन कीजिए।
विद्रोह के प्रशासनिक प्रभाव दूरगामी थे, जिन्होंने भारत में शासन की पूरी संरचना को बदल दिया। कंपनी शासन का अंत 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अधीन चला गया। भारत मंत्री की नियुक्ति। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री नामक एक नया पद बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तन। गवर्नर जनरल अब वायसराय भी कहलाने लगा, जो सीधे महारानी या सम्राट का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। सेना का पुनर्गठन, पील कमीशन। सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई। महत्वपूर्ण तोपखाने यूरोपीय सैनिकों के लिए आरक्षित कर दिए गए। बांटू और राजकरों की नीति के तहत सेना में जातीय और क्षेत्रीय विभाजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के विद्रोह के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। विद्रोह के सामाजिक प्रभाव ने ब्रिटिश नीति की दिशा बदल दी। सामाजिक अहस्तक्षेप की नीति। 1858 की घोषणा में यह वादा किया गया कि ब्रिटिश सरकार अब से भारतीयों की धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस नीति के कारण सामाजिक सुधारों की गति धीमी पड़ गई। नस्लीय द्वेष में वृद्धि। विद्रोह के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नस्लीय भेदभाव और कटुता बहुत बढ़ गई। अंग्रेजों ने भारतीयों को और भी ज्यादा हीन और अविश्वसनीय समझना शुरू कर दिया। फूट डालो और राज करो की शुरुआत। ब्रिटिश सरकार ने अब हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करना शुरू कर दिया ताकि वे दोबारा एकजुट ना हो सकें। उन्होंने विद्रोह के लिए मुसलमानों को अधिक जिम्मेदार ठहराया, जिससे सामाजिक विभाजन गहरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा था? विद्रोह ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा प्रभाव डाला। व्यावसायिक शोषण का सुदृढ़ीकरण। विद्रोह के बाद भी भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना रहा। ब्रिटिश आर्थिक शोषण और व्यापारिक एकाधिकार की नीति पहले की तरह ही जारी रही। सरकारी खर्च में वृद्धि। विद्रोह को कुचलने और शांति बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार का सैन्य और प्रशासनिक खर्च बहुत बढ़ गया। इस खर्च का बोझ भारतीय राजकोष पर डाला गया। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। विद्रोह के कारण हुए नुकसान और युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण लेना पड़ा, जिससे भारत पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया। भूमि राजस्व नीतियों का स्थिरीकरण। विद्रोह में जमींदारों और किसानों के शामिल होने के बावजूद पुरानी राजस्व नीतियों, स्थायी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी को मूलतः बनाए रखा गया, लेकिन इन नीतियों को लागू करने में कुछ हद तक लचीलापन लाया गया। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा था? 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक साबित हुआ। प्रेरणा का स्रोत। ये विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के लिए एक महान प्रेरणा बन गया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तांत्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे विद्रोही नेता राष्ट्रीय प्रतीक और नायक बन गए। नेतृत्व में बदलाव। विद्रोह की असफलता ने भावी नेताओं को यह सिखाया कि केवल सैन्य बल या सामंतवादी नेतृत्व से ब्रिटिशों को नहीं हराया जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग के हाथ में आया, जिसने संवैधानिक और राजनैतिक संघर्ष का मार्ग अपनाया। राष्ट्रीय भावना का बीज। इस विद्रोह ने भारत के लोगों में हम एक राष्ट्र हैं की भावना का बीज बोया। पहली बार लोगों ने एक साझा विदेशी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। ब्रिटिश नीतियों का ज्ञान। 1858 के घोषणा पत्र और उसके बाद की नीतियों से भारतीय नेताओं को ब्रिटिश शासन के वास्तविक इरादों का पता चला, जिससे आगे की राजनीतिक रणनीति बनाने में मदद मिली। तो विद्यार्थियों, आज हमने पूरे कर लिए हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 2 के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। वहां मैंने पहले के 3 मार्क्स वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत आसान भाषा में समझाए हैं। और अब तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए, क्योंकि पार्ट 3 में मैं लेकर आऊंगा 8 अंकों वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके लॉन्ग आंसर सेक्शन में बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ बच्चों, अगर आप इन सभी 4 मार्क्स क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाएं। वहां आपको ये पूरा PDF 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और उर्दू में। आप अपनी पसंद की भाषा में PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिए और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए। धन्यवाद विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं अजीत सर मिलता हूं अगले वीडियो में
8 अंकों वाले प्रश्नों के साथ। जय हिंद।